हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में इंग्लिश लिटरेचर की एक बेहतरीन क्लास के साथ उपस्थित हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग ड्रामा पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, साथ ही साथ बीपीएससी और आरपीएससी और यूजीसी नेट को टच करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एडिसन ट्रेजेडी कैटो। एडिसन की एक ट्रेजेडी जिसका नाम कैटो है, उसको कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए द लास्ट ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी, या द टॉम ऑफ हीरोइक प्लेज, या द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, द बेरियल ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। तो कैटो को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी किसे कहा जाता है? कैटो, रिटन बाई एडिशन। नेक्स्ट, द ट्रेजिक प्लेज ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के जो ट्रेजिक प्लेज होते थे वो क्या होते थे? लिरिकल ट्रेजेडी होते थे, या पॉलिटिकल ट्रेजेडी होते थे, या सोशल ट्रेजेडी होते थे, या साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी होते थे? तो जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि ये सोशल ट्रेजेडी के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट्स मर्डर इन कैथीड्रल। मर्डर इन कैथीड्रल ये कब आई? ये आई थी 1935। तो ये पोइटिक प्ले है, या क्लासिकल प्ले है, या रोमांटिक प्ले है, या प्रॉब्लम प्ले है? तो टी.एस. इलियट का ये प्ले एक पोइटिक प्ले है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन? जीबी शॉ का प्ले मैन एंड सुपरमैन का थीम क्या है? यहाँ पे क्या बताना है आपको? थीम। तो मैन्स इवोल्यूशन इनटू सुपरमैन, या द लेटेंट फैकल्टीज ऑफ मैन, या वुमेन सर्च फॉर फिटिंग मैन, या गॉडली स्पार्क इन मैन? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुमेन्स सर्च फॉर फिटिंग मैन। 20th सेंचुरी के आसपास या 19th सेंचुरी के अर्ली में जो ये प्लेस लिखे गए थे तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए। और अगला है इन विच ऑफ द सॉस प्ले द चॉकलेट क्रीम हीरो। वेरी नाइस क्वेश्चन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वो कौन सा प्ले है फ्रेंड्स जिसमें चॉकलेट क्रीम हीरो आता है? तो चॉकलेट क्रीम हीरो का नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्या नाम है? ब्लंट सली। तो ब्लंट सली किस प्ले में है? क्या सेंट जॉन में है, या कैंडिडा में है? कैंडिडा भी बेहतरीन प्ले है, लेकिन ये दोनों रॉन्ग हैं। मैन एंड सुपरमैन में भी नहीं। आर्म्स एंड द मैन, सर्जियस और ब्लंट सली, इसमें की हीरोइन होती है जिसका नाम होता है रैना। और बेहतरीन प्ले अपने आप में, हम लोगों ने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ी थी। नेक्स्ट, द फ्रेज डॉन युऑन इन हेल। डॉन युऑन इन हेल ये फ्रेज शॉ के किस प्ले में आता है? सेंट जॉन में आता है, या बैक टू मेथसला में आता है, या मैन एंड सुपरमैन में आता है, या सीजर एंड क्लियोपाट्रा में आता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैन एंड सुपरमैन। द सेंट्रल थीम ऑफ गॉल्सवर्दी स्ट्राइफ। गॉल्सवर्दी का एक प्ले है स्ट्राइफ, इसका थीम क्या है? एन इंडिविजुअल इन कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी। किसी व्यक्ति विशेष का समाज से मतभेद? नहीं, ऐसा नहीं। लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, ये यही सही है। लेबर और
जो पूंजीपति लोग हैं इनके बीच का विवाद इसमें दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है दला इज व्हाट इट इज, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on other, in which play of Wordsworthy these lines occurs। तो सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइफ या जस्टिस या लॉयल्टी, तो ये निश्चित तौर पे आप सब ने बिहार स्टेट वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। जस्टिस जो करीब करीब 1910 के आसपास में, सॉरी 1800, हाँ 1910 के आसपास में आया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज बर्नार्ड शॉ, कौन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ किस ईयर में नोबेल प्राइज पाए थे? तो ये था 1925। 1925 में कौन पाया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और अगर पूछ लिया जाए 32 में कौन पाया, तो 32 में पाए थे जॉन गॉल्सवर्दी। नेक्स्ट, व्हाट इज डेनूमा? डेनूमा किसे कहते हैं? तो ये आप लोगों को मालूम है डेनूमा क्या होता है। डेनूमा इज अ पार्ट ऑफ प्ले, और डेनूमा बोलते हैं क्या एंडिंग ऑफ द ट्रेजेडी, या एंडिंग ऑफ कॉमेडी, या एंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल प्ले, या एंडिंग ऑफ 3 एक्ट प्ले। करेक्ट आंसर है डेनूमा बोलते हैं एंडिंग ऑफ द कॉमेडी। और व्हाट इज कैटास्ट्रॉफ? तो कैटास्ट्रॉफ क्या है? द एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी यानी दुखांत के अंत को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ, या एंडिंग ऑफ कॉमेडी। और एंडिंग ऑफ कॉमेडी तो क्या होता है? डिनोमा होता ही, ये तो मैंने बता रखा है। और एंडिंग ऑफ क्रॉनिकल प्ले या एंडिंग ऑफ मास्क, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफ, एंडिंग ऑफ कॉमेडी इज कॉल्ड डिनोमा। इन सम ऑफ द प्लेज एंड ईपीलॉग अपीयर, कुछ प्लेज ऐसे हैं जिनमें ईपीलॉग आता है। एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्लॉट डज द ईपीलॉग कम्स, किसी भी प्ले में किस स्थान पर ईपीलॉग का इस्तेमाल होता है? क्या बिगिनिंग ऑफ द प्ले, या एंड ऑफ द प्ले, या मिडिल ऑफ द प्ले, या एट एनी स्टेज वेयर द ड्रामेटिस्ट मे राइट, या ड्रामेटिस्ट यानी जो ड्रामा लिखने वाला जो राइटर है वो जहाँ चाहे वहाँ पर ईपीलॉग लिख दे, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए आपका डी गलत है, बिगिनिंग में भी नहीं आता। ईपीलॉग आता है हमेशा एंड ऑफ द प्ले। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरस? कोरस का काम क्या है? द कोरस एक्सप्लेन द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स ऑफ द प्ले, या द कोरस रिप्रेजेंट द ड्रामेटिस्ट, या कोरस इज अ बैंड ऑफ सिंगर हु सिंग्स, या कोरस कम्स टू डिक्लेयर द एंडिंग ऑफ एन एक्ट। तो कोरस क्या होता है? कोरस के माध्यम से क्या बताया जाता है? कोरस के माध्यम से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोरस एक्सप्लेन द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स ऑफ द प्ले। अ सोलिकी इज डिफाइंड एज लाउड थिंकिंग ऑफ ए करेक्टर। सोलिलकी क्या होता है? कोई कलाकार स्टेज पर मन के विचारों को जोर जोर बोल करके जो है सोचता है, जोर जोर बोल करके वो सोचता है। हु कैन हियर, जब वो अपने जोर जोर बोल करके अपने मन के विचारों को सोच रहा है तो उसकी बातों को कौन सुन सकता है? करेक्टर हिमसेल्फ, क्या वो कलाकार, या ऑडियंस, या श्रोता, या ऑल द करेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेज।
या मंच पर जो लोग मौजूद होंगे, जो अन्य कलाकार मौजूद होंगे, क्या वो उसकी बात को सुनेंगे? नहीं। जब वो ज़ोर ज़ोर अपने मन की भावनाओं को उच्चारित कर रहा होगा तो जो अन्य कलाकार हैं वो उस चीज़ को ऐसा प्रतीत करते हैं कि वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो या डायरेक्टर ऑफ द स्टेज, तो ये भी नहीं, तो डी रॉन्ग, सी रॉन्ग। केवल ऑडियंस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोली लकी में क्या होता है, जब करेक्टर कोई बात को जोर जोर मन उच्चारित करके सोचता है तो उस बात को ऑडियंस केवल सुनते हैं। इन व्हाट रिस्पेक्ट अ पोइटिक प्ले इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्ले? किस प्रकार से जो पोइटिक प्ले होते हैं वो नॉर्मल प्ले से अलग होते हैं? अ पोइटिक प्ले इज रिटन इन वर्स while normal play is written in prose, या poetic play is not meant to be acted where a normal play is meant to acted, a poetic play is written by a poet, a normal play is written by a dramatist। तो डिफरेंस तो है ही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पोइटिक प्ले जो होते हैं उसको जो है मंच पर मंचन की आवश्यकता नहीं होती है, और नॉर्मल प्ले जो होते हैं उनको मंच पर मंचन की आवश्यकता होती है। In which of the following plays of epilogue appear? नीचे विलियम्स, मैकबेथ, किंग लियर, एज यू लाइक इट और डॉक्टर फॉस्टस। इसमें से कौन सा प्ले है जिसके अंत में इपिलॉग का प्रयोग हुआ है? तो ये एज यू लाइक इट है। और इपिलॉग को बोला किसने है? तो इसको बोला है रोजा लिंड ने बोला है। किसने? रोजा लिंड ने एक्ट 5 सीन 4 में इस चीज को बोला है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले द कोरस एपियर? कोरस डॉक्टर फॉस्टस में है, या उथेलो में है, या हेमलेट में है, या एज यू लाइक इट में है? तो कोरस डॉक्टर फॉस्टस में है। आगे विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट मीन्ट फॉर एक्टिंग? वो कौन सा प्ले है जिसमें एक्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती? क्या मास्क है, या क्लोजेड प्ले है, या क्रॉनिकल है, या ट्रैजिक कॉमेडी है? ये क्लोजेड प्ले है। क्लोजेड प्ले जो होते हैं इनको कमरे में किसी कोने में आप अपने बेड पर बैठ करके इसको पढ़ करके एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई वर द इंटरल्यूड्स इंट्रोड्यूस? इंटरल्यूड प्ले में इंटरल्यूड आता है, इंटरल्यूड को क्यों प्रस्तुत किया जाता है? दे हैड बेटर थिएटिकल इफेक्ट, क्या इनका थिएटिकल इफेक्ट बढ़ता है? या इंटरल्यूड से प्रैक्टिकल ह्यूमन प्रॉब्लम्स को बताया जाता है? या दे वर सोशल एंड पॉलिटिकल टू देयर अप्रोच, या दे प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस, या ऑडियंस को कॉमिक रिलीफ मिलता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Interludes always presents the comic relief. Next, there were 4 famous theatrical cycles enacting the morality plays. जब मोरल्टी प्लेज लिखे जाते थे फ्रेंड्स, तो उस समय 4 प्रकार की साइकिल्स थी, और वन ऑफ द फॉलोइंग 4 नेम्स गिवन बिलो इज रॉन्ग। जो नीचे दिए हुए शब्द हैं उनमें से 4 नाम दिए गए हैं, 4 में से 3 नाम तो सही हैं लेकिन एक नाम गलत है। तो कौन सा इसमें गलत है? यार्क साइकिल था, यस, यार्क साइकिल भी करेक्ट है। टाउनले साइकिल, हाँ ये भी सही है। चेस्टर साइकिल, ये भी सही है। लंदन साइकिल नाम का कोई साइकिल उस समय नहीं चलता था, लंदन साइकिल नहीं था। इसके स्थान पर क्या था इसको भी जान लीजिए, एन टाउन साइकिल, CYCLE। ओके। अगला है जॉन हेवुड इंटरल्यूड। जॉन हेवुड ने एक इंटरल्यूड लिखा था जिसका नाम था 4 पीच। 4 पीच में 4 प्रोफेशंस बताए गए थे, 4 प्रोफेशंस।
हुच प्रोफेशंस बिगिन विद पी, जो प्रोफेशंस थे उनकी शुरुआत पी से होती थी, 4 पी इसीलिए कहा गया है। तो वो 4 प्रोफेशनल की लिस्ट नीचे दी हुई है और उनमें से एक गलत है। तो पामर प्रोफेशन था, यस था। पार्टनर भी था और पामर पामर था या पार्टनर, पामर भी था, पार्टनर भी था और यस पेडलर भी था। लेकिन पाइपर नाम का कोई प्रोफेशन नहीं था। पाइपर की जगह पर क्या था? पोथ कैरी यानी मेडिकल, पोथ कैरी मेडिकल जो प्रोफेशन वो था। अगला है एवरी मैन इज द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ 15th सेंचुरी। एवरी मैन 15th सेंचुरी का एक बेहतरीन प्ले था। तो ये प्ले मोरलिटी था या मिस्ट्री था या मिरेकल्स था या इंटरल्यूड था? इंटरल्यूड क्या करता है? कॉमिक रिलीफ प्रेजेंट करता है। मिरेकल्स जो होते हैं वो संतों के जीवन पर आधारित होते हैं। मिस्ट्री बाइबल पर आधारित होता है। मोरलिटी प्लेज सही और गलत पे आधारित होता है। तो यही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाइबलिकल थीम आर इनेक्टेड है। बाइबलिकल थीम अभी अभी मैंने बताया। बाइबलिकल थीम कहाँ होते हैं? मिस्ट्री प्लेस में होते हैं। वर्च्यू एंड वाइस आर पर्सनिफाइड कहाँ? सही और गलत मैंने बताया। मोरलिटी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द रिसरेक्शन ऑफ लेजारस, वेरी पॉपुलर प्ले इन 15th सेंचुरी, ये क्या है? ये मिस्ट्री है या मोरलिटी है तो या मिराकल है? यस, ये मिराकल है। नेक्स्ट अगला है द मोस्ट पॉपुलर थिएट्रिकल साइकिल ऑफ द पीरियड वाज। उस समय जो सबसे पॉपुलर जो थिएट्रिकल साइकिल थी वो यार्क थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट लिस्टेड बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 ग्रीक ऑथर्स। नीचे 4 ग्रीक ऑथर्स का नाम है। वन ऑफ देम इज नॉट ड्रामेटिस्ट, इसमें से एक ड्रामेटिस्ट नहीं था। सोफोकल ये ड्रामेटिस्ट थे, यूरोपाइड्स भी थे और एकिलस भी थे, लेकिन एरिस्टोटल नहीं थे। विच ऑफ द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजिडी, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजिडी इसमें से कौन है? रॉयस्टर डॉयस्टर या मोटे डियार्थर या ट्रायलस एंड क्रेसिडी या गॉर्बेडक? यस, गॉर्बेडक। गॉर्बेडक फर्स्ट रेगुलर ट्रेजिडी उस समय की हुआ करती थी। गॉर्बेडक के बारे में आप लोग जान लीजिए, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसको परफॉर्म कब किया गया? 1561 में। इसके बाद इसको जो पब्लिश है पहली बार पब्लिश किया गया 1565 में। लेकिन 1565 में जब किया गया तो इसमें बहुत सारे एरर्स थे, तो इसको दोबारा फिर से पब्लिश किया गया और वो किया गया 1570 में, गॉर्बेडक। तो देखते हैं। गॉर्बेडक वाज रिटन इन कोलैबोरेशन बाई, तो गॉर्बेडक कोलैबोरेशन में लिखा गया। गॉर्बेडक को किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर सैक्विल एंड हेवुड नहीं। निकोलस उदाल एंड थॉमस नॉर्टन जी नहीं। थॉमस नॉर्टन एंड जॉन स्कल्टन बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सैक्विल एंड थॉमस नॉर्टन। मैं आपको बहुत मजे की बात बता रहा हूँ। जो गॉर्बेडक है इसमें 5 एक्ट्स हैं। कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट हैं। जैसे 1 2 3 4 5। तो इसमें से जो शुरुआती 3 हैं, इसमें से जो शुरुआती 3 हैं इसको लिखा है थॉमस नॉर्टन ने।
किसने? थॉमस नॉर्टन ने। और लास्ट के जो दो हैं इसको लिखा सैक्विल ने। ओके, नेक्स्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी का ऑथर कौन है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, लिटरेचर लवर सभी जानते हैं। ये कौन है? थॉमस किड भाई साहब हैं। कौन है? थॉमस किड ने इसको लिखा है। और थॉमस किड ने इसको जब लिखा तो इसको सबसे पहले परफॉर्म कब किया गया, इसको समझ लेते हैं। स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड ने इसको लिखा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसको 1587 में पहली बार परफॉर्म किया गया, परफॉर्म। फिर इसके बाद इसको जो पब्लिश किया गया वो किया गया 1592 में। 1592 में इसको पब्लिश किया गया। इसको प्रिंट किया गया, प्रिंटेड बाय एडवर्ड एलेड। एडवर्ड एलेड ने इसको प्रिंट किया और पब्लिश किया गया एडवर्ड वाइट के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड वाइट के द्वारा। एज फार एज स्पेनिश ट्रेजेडी इज कंसर्न, तो ये क्या है? इट इज अ रिवेंज प्ले। इट्स हीरो इज होरेसियो एंड हीरोइन बेल इम्पेरियल। हीरो होरेसियो एंड हीरोइन बेल इम्पेरियल। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले रिटन बाय जॉर्ज पील? तो जॉर्ज पील ने कौन सा इसमें से लिखा था? वाउंड ऑफ सिविल वॉर या जोकास्टा, ये स्पेनिश ट्रेजेडी। तो स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा? तो आपको मालूम है ये कि किड भाई साहब ने लिखा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज पील ने लिखा था टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस नाम से एक प्ले विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा, लेकिन वो बाद में लिखा था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो? क्रिस्टोफर मार्लो ने जीव ऑफ माल्टा लिखा, यस। और टम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकेंड, लेकिन मेड ट्रेजेडी इन्होंने नहीं लिखा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स? थॉमस किड थे, यद्यपि इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं था, फिर भी यूनिवर्सिटी विट्स थे। जॉर्ज पील थे, मार्लो भी थे, लेकिन जॉन वेबस्टर यूनिवर्सिटी विट्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट? ग्लोब थिएटर का निर्माण कब हुआ? 1599 में हुआ। और ग्लोब थिएटर 1513 में जल करके खाक हो गया हेनरी VIII का परफॉर्मिंग के दौरान। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? 37 प्लेज। फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बडक वाज लेटर गिवन द टाइटल, तो दिया गया था गॉर्बडक को बाद में क्या टाइटल दिया गया? फेरेक्स एंड पोरेक्स। ये फेरेक्स और पोरेक्स कौन है? तो गॉर्बडक जो किंग ऑफ ब्रिटेन है उसका, उनके दो पुत्र हैं, फेरेक्स बड़ा होता है और पोरेक्स छोटा होता है। इसकी कहानी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो होता क्या है, गॉर्बडक अपने राज्य को दो भागों में बांट देते हैं और एक का राजा बना देते हैं फेरेक्स को, एक दे देते हैं पोरेक्स को। लेकिन फेरेक्स जो है वो लालच में आ जाता है और वो पोरेक्स को मार देता है। अब गॉर्बडक जो राजा हैं, गॉर्बडक की जो बीवी है जिसका नाम विडेना है, विडेना क्या करती है? विडेना गुस्से में आती है और विडेना अपने बड़े बेटे फेरेक्स को मार देती है, यानी
गोरबडक और विडेना के अब दोनों बेटे ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब ये बात जब आम जनता में जाती है तो आम जनता में फैल जाता है सिविल वार, और जो रिबेल्स होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, वो आते हैं, राजा और रानी दोनों को मार देते हैं। तो इस प्रकार का कुछ प्ले है। लेकिन फ्रेंड्स, और वीडियोज के साथ मैं आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा, और इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपको और अच्छे वीडियो दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।